नमस्कार, मैं हूं अमित पाली। सुबह के 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं दमदार 10 और इसमें बात होगी बड़ी खबर की जो यूपी से आ रही है। यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी गैंगस्टर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। शंकर कनौजिया को आजमगढ़ में एनकाउंटर में मार गिराया गया है। उस पर मर्डर, लूट, किडनैपिंग समेत कई मामले दर्ज थे। आजमगढ़ का रहने वाला यह कुख्यात बदमाश पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। पिछले 14 साल से फरार चल रहा था और आज तड़के आजमगढ़ के शाहनवाजगंज थाना इलाके में उसका काम तमाम कर दिया गया। यूपी एसटीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंच रहा है, तभी उसकी घेराबंदी हो गई। यूपी एसटीएफ को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 1 लाख का इनामी एनकाउंटर में ढेर हुआ है। गैंगस्टर शंकर कनौजिया एनकाउंटर में ढेर 2011 से फरार यह चल रहा था। शंकर कनौजिया आजमगढ़ में मारा गया है। 1 लाख का इसके ऊपर इनाम था और यह बड़ी सफलता मिली है एसटीएफ को। सोचिए कि 14 साल से फरार चल रहा था और इसके ऊपर कई मामले दर्ज थे और उसके पास से कार्बाइन तक मिला है। कार्बाइन यानी कि ऑटोमेटिक गन मिला है जिसका इस्तेमाल आमतौर पे फोर्सेस करती है, सेना करती है। वो हथियार इसके पास मौजूद था। इसके अलावा पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद किया है। मर्डर, लूट, किडनैपिंग के कई मामलों में वांटेड था शंकर कनौजिया और 14 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। लेकिन आखिरकार पुलिस को यह जानकारी मिली कि आजमगढ़ का यह कुख्यात गैंगस्टर शंकर कनौजिया किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की फिराक में पहुंच रहा है, जिसके बाद घेराबंदी की गई और एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी मिली है। शंकर कनौजिया जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम था, 1 लाख रुपए का इनाम था और उसके पास से जो हथियार मिले उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक कुख्यात ये गैंगस्टर रहा है। जिसके पास कार्बाइन मिला है, पिस्टल मिले हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं और कार्बाइन का मतलब है ऑटोमेटिक गन जिसका इस्तेमाल ये करता था। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम फिर से बता दें कि आजमगढ़ में 1 लाख का इनामी गैंगस्टर शंकर कनौजिया ढेर हो गया है। एसटीएफ ने शंकर कनौजिया को मार गिराया है। मर्डर समेत डकैती, किडनैपिंग के कई मामलों में यह वांटेड था। 14 साल से फरार चल रहा था शंकर कनौजिया। आखिरकार पुलिस को यह जानकारी मिली कि आजमगढ़ में वो पहुंचा हुआ है और अपने साथियों के साथ मिलकर किसी बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद घेराबंदी की गई और आखिरकार एसटीएफ को यह कामयाबी मिली। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर बादल फोड़ तबाही हो रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बादल फटा है, लेकिन इस बार धराली नहीं, चमोली के थराली में बादल फटा है, जिसमें 2 लोगों के लापता होने की खबर बताई जा रही है। चमोली के थराली में बादल फटने की वजह से थराली बाजार तहसील मलबे में तब्दील हो गया है। एसडीएम आवास भी मलबा से भरा हुआ है और कई गाड़ियां तो मलबे में दब गई हैं। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में लग गई है। बादल फटने की वजह से एसडीएम ने और इलाके में प्रशासन ने स्कूलों को, आंगनवाड़ी केंद्रों को पहले ही छुट्टी दे रखी है। बादल फटने से थराली बाजार, कोटदीप और तहसील थराली परिसर में भारी नुकसान की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि बादल फटने की घटना करीब आधी रात को हुई थी। तहसील परिसर, एसडीएम आवास और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। यहां पर मलबा भर गया है, कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं और तेज बहाव के चलते कई गाड़ियां और मकान तो बह भी गए हैं। सांगवाड़ा गांव में नुकसान की खबर सबसे ज्यादा आ रही है। एक लड़की की मौत की खबर आ रही है। राहत और बचाव के काम में इस वक्त एसडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं। चेपड़ो बाजार में नुकसान की खबर है। यहां भी एक व्यक्ति के लापता होने की खबर आ रही है। थराली ग्वालदाम रोड पूरी तरह से बंद हो चुका है क्योंकि इसमें मलबा आ गया है। थराली सांगवाड़ा रोड भी मलबे के चलते बंद है। अब एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। बीआरओ की टीम अब रास्ता खोलने के लिए मदद कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं थराली की। चमोली में थराली एक जगह है जहां पर बादल फटा है और आधी रात को बादल फटने के बाद आप देखिए कि किस तरह से तेज बहाव के साथ पानी आया है। एक और तस्वीर में आप देख पाएंगे कि किस तरह से पहाड़ का एक पूरा हिस्सा, ढलान का पूरा हिस्सा पानी के साथ, मलबे के साथ नीचे आ गया, जहां पर यह बाजार है, जहां यह सड़क है जिसमें पूरा मलबा भर गया। अब बादल फटने की वजह से जो तबाही हुई है उसकी एक एक तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से ये जो एसडीएम आवास है उसके अंदर दीवार तोड़ के पूरा मलबा अंदर आ गया और पूरा की पूरा ये जो परिसर है ये मलबे से भर गया है। यहाँ पर आपको जो भी दिख रहा है ये पहले नहीं था। अब देखिए करीब करीब यहाँ से 3-4 फीट, कई कुछ जगहों पे तो इतना मलबा आ गया है। ये देखिए कि आधा दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका है। मतलब साफ है कि कम से कम 3 फीट तक तो यहाँ पर मलबा भर गया है। अब जिसको निकालने का काम होगा। उसी तरह से
आप सड़कें देखिए, सड़कें भी पूरी तरह से जाम है, क्योंकि बड़ा हिस्सा जो देखिए पहाड़ की ढलान से नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने पूरे सड़क को मलबे से पाट दिया है। और तीसरी तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो तेज बहाव में पानी आया था उसके साथ गाड़ियां बहती हुई चली गई। चट्टानों को भी यहां पर आप देख सकते हैं, इधर उधर पड़ी हैं चट्टानें। तो तेज कितना बहाव था कि मकान तो इसमें तबाह हुए ही, गाड़ियां भी तबाह हुई और बड़े बड़े बोल्डर्स एक बार फिर से सड़कों पर आ गए, जिनको हटाना सबसे मुश्किल होता है। ये जो परिसर है ये आप देख सकते हैं, लगभग 4 फुट मलबा जो है, लगभग 4 फुट मलबा। ये एसडीएम आवास है, कहीं भी जाने की स्थिति नहीं है इसमें। ये एसडीएम आवास है, ये फ्रंट का है। जो परिसर है ये आप देख सकते हैं, लगभग 4 फुट मलबा जो है। अब तबाही की एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको थराली की, जहां पर फ्लैश फ्लड के बाद किस तरह से तबाही हुई है उसका भी एक मंजर आप देख सकते हैं। यहां पर आपको एक सड़क नजर आई, दरअसल एक बाजार है। ये देखो, ये है मेन रोड। अब देखिए मेन रोड है, मेन रोड में गाड़ियां खिलौने की तरह पलटी हुई पड़ी हैं और सिर्फ आपको इसमें पत्थर नजर आएंगे। तो सड़क तो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। 3-4 फीट का जो मलबा आया है वो दुकानों में घुस गया है। ये देखो, ये देखो, ये है मेन रोड। यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, पैदल काफी है गाड़ियाँ। ये देखो, ये देखो, ये है मेन रोड। चेपड़ों दीवार, ये गाड़ियाँ। ये देखो, तो यहाँ पर जो वीडियो है उसमें बताया जा रहा है, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये चेपड़ों का बाजार है। चेपड़ों बाजार मेन रोड, पूरा मेन रोड ही गायब हो चुका है, क्योंकि इसमें देखिए मलबा भर गया है और इतना मलबा है कि इसको निकालने में बहुत वक्त लगेगा। चमोली के थराली में जब बादल फटा और फ्लैश फ्लड आया तभी आधी रात हो रही थी, यानी लोग घरों में सो रहे थे। लेकिन अचानक ही जब बादल फटा और लोगों ने आवाज सुनी तेज, उसके बाद लोग बाहर निकल कर आए और जब लोग बाहर निकल कर आए तो उनके पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि जमीन तो खिसक ही चुकी थी, क्योंकि मलबा आ गया था, पानी बह रहा था और लोग दहशत में आ गए थे। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई थी उसके तुरंत बाद का एक वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहां पर आप समझ पाएंगे कि चंद सेकंड के अंदर ये पूरा का पूरा जो इलाका है मलबे से भर गया। चंद सेकंड लगे। उसके बाद जब दिन हुई और दिन का उजाला आया तो आप देखिए तबाही किस तरह से नजर आ रही है। आप सोचिए कि जो सड़क है, यहां पर सड़क के ऊपर 3-4 फीट का मलबा दबा हुआ है, बड़े बड़े पत्थर यहां पर जमे हुए हैं। आसपास जो मकान दुकानें हैं उसके अंदर यह मलबा चला गया है और साथ ही साथ जो सड़क है, सड़क पूरी तरह से गायब है। कुछ एक गाड़ियां हैं जो दब चुकी हैं, इसके अलावा जो गाड़ियां बची थी, जो बह रही थी, वो आकर कहीं ना कहीं रुक गई हैं, लेकिन वो भी किसी काम की अब नहीं बची हैं। तो ये थराली की तस्वीर आप देख रहे हैं। थराली का ये चेपड़ों का इलाका है, चेपड़ों बाजार जिसे कहा जा रहा है, उस इलाके की तस्वीर जहां पर दुकान, सड़क, सब कुछ इस वक्त तबाह हो चुका है। उत्तराखंड में बादल फटने की पहली घटना नहीं है। इससे पहले हमने उत्तराखंड की धराली की भी तस्वीर देखी थी। आप देखिए, दोनों तस्वीरों को देखिए, एक 5 अगस्त 2025 की है, दूसरी 22 अगस्त की है। और एक तरफ आप देख रहे हैं उत्तरकाशी धराली, जहां पर बादल फटने के बाद सुनामी जैसी लहर आई थी। आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं थराली की, चमोली की, यहां पर भी बादल फटा है, क्योंकि रात का वक्त था इसलिए वीडियो नहीं है। लेकिन जो तबाही है, उसके बाद जो तबाही हुई है, अगर उसको देखेंगे तो आपको धराली की भी याद आ जाएगी कि किस तरह धराली में ये तबाही हुई थी। देखिए कितना पानी आया और आके उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। और हमारे साथ अनामिका जुड़ गई है। अनामिका, थराली चमोली को लेकर फिलहाल क्या जानकारी आ रही है, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या अभी तक प्रशासन आकलन लगा पाया है कि लोग सभी सुरक्षित हैं या नहीं है? देखिए अमित, अभी तक की जानकारी के अनुसार 2 लोग लापता है, जिसमें एक 20 साल की लड़की है। उनका ये कहना है प्रशासन का कि लड़की मलबे में दबी हुई है। जो चेपड़ों बाजार का इलाका है वहीं उसके दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसे ढूंढने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात है। दूसरा एक व्यक्ति है, वो आसपास के गांव में रह रहा था। रात को जब चेपड़ों बाजार में बादल फटा तो बादल फटने की आवाज से लोग
अपने घरों से भागने लगे, सुरक्षित स्थान पे पहुंचने की कोशिश की। कई लोग ऐसे थे जो सुरक्षित स्थान पे पहुंच भी गए, लेकिन राड़ी बगड़ में 3 बार पानी आया। 3 बार पानी आने के कारण जो पूरे घर हैं वो मलबे में दब गए, पानी में दब गए, और बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो पास के पहाड़ से आए। धराली और थराली में एक समानता है कि आसपास बड़े बड़े पहाड़ हैं जहां पे गदेरे इस समय उफान पे बह रहे हैं। जो ग्लेशियर है वहां से पानी आ रहा है, जिसके चलते जब बादल फटा तो पानी का जो बहाव है वो नदियों में और गदेरों में बहुत ज्यादा हो गया। अमित, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो 2 लोगों के लापता होने की सूचना है उन्हें मुस्तैदी के साथ युद्ध स्तर पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और लोकल प्रशासन की टीम ढूंढ रही है, लेकिन जो एसडीएम का आवास है वो भी इस मलबे की चपेट में आया है। एसडीएम आवास की दीवार गिरी है। जो तहसील परिसर है उसकी अगर अभी तस्वीरें देखें तो वो आधा मलबे में दबा हुआ है, जिसके कारण जो पूरा काम है तहसील का वो रुक चुका है। तहसील में जितने भी लोग थे वो रात को वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि केवल कर्मचारी थे। चेपड़ो बाजार रात को बंद था, इसलिए दुकानें मलबे की चपेट में आई हैं, लेकिन लोगों के घरों के बाहर गाड़ियां खड़ी थी जिन्हें लोग नहीं बचा पाए। और अब ये इन गाड़ियों के ऊपर पहाड़ से आए जो पेड़ हैं वो गिरे हुए हैं, बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं। जो टिहरी से चमोली जाने वाला नेशनल हाईवे है वो जगह जगह पे टूटा हुआ है, जिन्हें जेसीबी की मदद से खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगभग 12 अनामिका, जाहिर सी बात है कि बड़े मशीन चाहिए, क्योंकि जितना मलबा आया है 3-4 फीट का, उसको हटाने के लिए आपको हेवी मशीन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको तुलना करते हैं धराली के जो आपदा आई थी तो उसमें 65 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन यहां पर फिलहाल बताया गया है कि 2 लोग ही लापता हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, उसकी जिक्र करते हैं, उसका रुख करते हैं गोलापुर से, जहां जबरदस्त बवाल हुआ। सिद्धार्थनगर इलाके में कल रात 2 समुदाय के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई, कुछ उपद्रवी आगजनी करने लगे, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पत्थरबाजी हुई है जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। तो कोल्हापुर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंची। पुलिस की टीम ने वहां पर किसी तरह से हालात को काबू में किया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया में एक अफवाह के चलते 2 समुदाय आगे आमने सामने आ गए। उसके बाद दूसरे समुदाय के ओर से हंगामा शुरू हुआ, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को मैदान में उतारना पड़ा, तोड़फोड़ की गई गाड़ियों में, और साथ ही साथ जो तस्वीरें आई हम आपको दिखाएंगे जहां पर पत्थरबाजी हो रही है, झुंड के झुंड निकल रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं। मौके पर जब पुलिस की टीम पहुंची थी तो वहां पर जो आगजनी की गई थी उस आग को बुझाने की कोशिश की गई, और यहां पर जो मौजूद लोग थे उनको किसी तरह से समझा बुझाकर हटाने की कोशिश हुई इलाके से। पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया में अफवाह चली थी जिसके चलते ये पूरी घटना हुई, और पुलिस की ओर से अपील की गई कि लोग शांति बनाए रखें। पुलिस ने दोनों समुदाय के नेताओं से शांति बनाए रखने की अपील करने के लिए कहा है अपने लोगों से, ताकि आगे किसी भी तरह की इस तरह की आगजनी या पर कोई भी हंगामा ना हो। पीआर हॉस्पिटल के पास में 2 समाज में गैर समझ होने से तनाव निर्माण हो गया था, और हमने पुलिस ने ताबड़तोड़ आके कार्रवाई की और स्थिति अभी शांत है। सबको यही आह्वान करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में जो मैसेज हैं या कुछ भी अफवाह का है उसमें विश्वास ना रखें। दोनों समाज अभी शांत हैं, तो दोनों के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी ये आह्वान किया है कि जो भी हुआ है वो गैर समझ से हुआ है, और सब समाज को आह्वान है कि कृपया करके शांति बनाए रखें। अब पुलिस की ओर से एक्शन भी खूब चल रहा है। पुलिस ने जो वीडियो सामने आए थे जिसमें आगजनी करते हुए लोग आ रहे थे उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई की जा रही पहचान करके। अब ग्राउंड से एक हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट भेजी, वो आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। इस इलाके में स्टेज लगाया गया था। इस स्टेज के लिए जो दोनों साउंड सिस्टम लगाए थे, और यहाँ पे सर्किट बेंच स्थापित हुआ है हाईकोर्ट का, और वो सर्किट बेंच स्थापित होने की वजह से यहाँ पे जो सिद्धार्थनगर इलाका है जहाँ पे पिछड़ा जाति के लोग रहते हैं, उन्होंने लक्ष्मीपुरी पुलिस थाने में जाकर मामला दर्ज किया था कि सर्किट बेंच के करीब स्टेरियो सिस्टम लगा के
गाना बजाना हो रहा है और ये आप इसको परमिशन कैसे दे रहे हैं। तो पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर जाकर उस स्टेज को हटाने का काम किया था और मामला थोड़ा ठंडा हो चुका था, लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय के लोग रात को 7:30-8 बजे यहाँ पे जमा हुए, तकरीबन 1000 से। तो रुक करते हमारे संवाददाता साकेत राय का। साकेत, क्योंकि ये जो घटना हुई है, ये बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए कुछ अफवाह फैली थी, क्या वो अफवाह थी जिसके चलते और जिस वजह से ये घटना हुई, इतना हंगामा हुआ? कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? बिल्कुल हमें देखिए, ये पूरी घटना कोल्हापुर के सिद्धार्थनगर की है। सिद्धार्थनगर में भरत तरुण मंडल नाम का एक लोकल फुटबॉल क्लब है, उसकी वर्षगांठ थी और उसी के सिलसिले में एक स्टेज लगाया गया था। स्टेज लगाने के बाद वहाँ पे स्पीकर और साउंड सिस्टम लगाए गए थे, जिसको लेकर एक दूसरे गुट की तरफ से विरोध किया गया। विरोध के बाद दोनों गुट आपस में आमने सामने आए, उसको लेकर शाम को बहुत ज़्यादा उनके बीच में बहस भी हुई, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जो अराजक तत्व हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दिया कि दो गुटों में एक आपसी तनाव हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें अपने लिए आगे आना होगा, आगे बढ़ना होगा, और इस तरह के कई मैसेजेस अलग अलग ग्रुप्स में फॉरवर्ड किए गए, जिसकी वजह से एक बड़ी संख्या में भीड़ अचानक से जो क्लब जो बनाया गया था, जो वर्षगांठ मनाने के लिए जो जगह बनाई गई थी, वहां पर जमा हो गई। और उसके बाद दोनों गुट के लोग सबसे पहले तो आमने सामने आए और उसके बाद उनके बीच जो बातचीत हुई, वो विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अचानक से ये पूरा मामला पत्थरबाजी और आगजनी में परिवर्तित हो गया, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। दोनों ही गुटों के लोगों को फिलहाल डिटेन किया जा रहा है। जितने भी अराजक तत्व हैं, उन्हें जितने भी वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिन कैमरों में भी कई वीडियोस जो सामने निकल कर आए हैं, उसमें भी साफ तौर पर उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आप अगर देखेंगे जो वीडियो सामने आए हैं शुरुआती दौर के, उसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी की जा रही है। अब ऐसे में पुलिस लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई कि एक सबसे पहले तो एक क्लब की स्थापना दिवस था, उस पर एक कार्यक्रम का आयोजन था, लेकिन कार्यक्रम का पूरा आयोजन सोशल मीडिया पर फैलाए गए मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से अलग रूप में परिवर्तित हो गया। तो ऐसे में फिलहाल पुलिस लोगों से शांति बरतने की अपील कर रही है। पूरे इलाके को फिलहाल न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जहां भी अराजक तत्व नजर आए हैं, जो भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर लगातार हिरासत में लिया जा रहा है। तो फिलहाल सिद्धार्थनगर का जो ये पूरा इलाका है कोल्हापुर, जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने अफवाह फैलाई, जिन लोगों ने इस तरह से हंगामा किया, साकेत, अब उनकी पहचान होनी चाहिए। वीडियो में कई लोगों के चेहरे भी साफ दिख रहे हैं। उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो इस तरह की घटनाओं पर तभी अंकुश लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में राहुल गांधी पिछले 7 दिनों से हल्ला बोल रहे हैं और वोट चोर गद्दी चोर का नारा उछालकर नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 7वां दिन है। बड़ी खबर है कि राहुल गांधी की यात्रा आज बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल पहुंच चुकी है। कल राहुल और तेजस्वी मुंगेर में खानका रहमानी मदरसे पहुंचे थे और वहां के सजादा नशीन हजरत मौलाना फैजल वली रहमानी से मुलाकात की थी। और आज राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर 45% मुस्लिम आबादी वाले कटिहार पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी आज कटिहार की सड़कों पर मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश करेंगे। 45% वाले कटिहार में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 2020 के चुनाव को देखा जाए तो 4 सीटें एनडीए के खाते में आई थी, जबकि महागठबंधन को 3 सीटों से ही संतोष करना मिला था। तो कटिहार में आप देखिए, कटिहार, कड़वा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनहरी, बरारी और कुराहा, ये जो सारी सीटें, इसमें बीजेपी की अगर देखें तो बीजेपी के पास यहां पर 3 सीटें नजर आ रही हैं। जेडीयू के पास यहां पर 1 सीट है, कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं और लेफ्ट के खाते में 1 सीट गई है। तो ये लेखा जोखा आप देख रहे हैं, जहां सीमांचल कटिहार में इस वक्त राहुल गांधी पहुंचे हैं। वहीं कल बिहार में मोदी के प्रोग्राम के बाद इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई है। राहुल की यात्रा को बूस्टर डोज देने के लिए इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बड़ी खबर है कि अगले 1 हफ्ते में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तक बिहार जाकर राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। एमके स्टालिन 27 अगस्त को, जबकि सिद्धरमैया 29 अगस्त को बिहार आएंगे। वहीं राहुल का सपोर्ट करने के लिए प्रियंका गांधी बिहार पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी 26 और 27 अगस्त को राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होंगी। अखिलेश यादव भी राहुल के साथ 27 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा में शिरकत करेंगे। इसके अलावा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी राहुल के साथ इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। अब बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी पर किए गए एक आपत्तिजनक कमेंट को लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव टेंशन में आ गए हैं।
तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने को लेकर एक मामला दर्ज किया गया है। तेजस्वी के खिलाफ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस बीच इस मामले पर तेजस्वी का रिएक्शन सामने आया है। तेजस्वी ने कहा है कि वो एफआईआर से डरते नहीं हैं। एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया। तो आपने क्या ऐसी बात कह दी जिसको लेकर इतना महाराष्ट्र में इन लोगों ने किया है? सच बोलने से ये लोग घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं एफआईआर से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। और सीधा रुख करते हैं नीतीश चंद्र का। नीतीश, 7वां दिन है, सीमांचल में राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश कर चुकी है, लेकिन अब जिस तरह से एक लाइनअप तैयार किया गया है जिसमें बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, मुख्यमंत्री आने वाले हैं, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि अब दूसरे राज्यों के सीएम को आना पड़ेगा इस यात्रा में? जी हाँ, देखिए, पूरी ताकत लगा दी है महागठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा में, और जाहिर है राहुल गांधी भी लगातार इस यात्रा में शामिल हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इसके जरिए महागठबंधन की एकजुटता को दिखाई जाए और वोटर रिवीजन जो हुआ है उसको लेकर, उसकी गड़बड़ी को लेकर एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। वो लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश है कि जो वोटर रिवीजन हुआ उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई और ये सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ। तो इस अभियान को, इस नैरेटिव को एक बड़ा आकार देने की कोशिश है और यही कारण है कि इसमें तमाम दूसरे बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। और आज खास बात यह भी कि जिस सीमांचल इलाके में राहुल गांधी प्रवेश कर रहे हैं वो ये इलाका है जहाँ से आसपास के इलाके में घुसपैठ की समस्या रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी सभा में जिस तरह से घुसपैठियों को लेकर जिक्र किया और ये कहा कि हम उनको, बिहार के लोगों का हक लेने नहीं देंगे, वोटर लिस्ट में उनके रहने का कोई औचित्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आज राहुल गांधी उस इलाके में क्या कुछ कहते हैं, वोटर रिवीजन के मामले में जो घुसपैठियों का जो एंगल है उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और जाहिर है आज उनकी एक सभा होनी है, फिर पूर्णिया, किशनगंज, ये तमाम वो इलाके हैं जो सीमांचल के हैं और बांग्लादेश से कहें कि सीमा का जो क्षेत्र है वहाँ से करीब हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आज उनकी सभाएं होगी। चलिए अब देखना होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज किस तरह से हमला करते हैं प्रधानमंत्री मोदी या फिर एनडीए की सरकार के ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो कल साफ कह दिया था बिहार और बंगाल से कि घुसपैठियों को भारत में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलने जा रही है।